रिस्ट्रिक्टेड कैश, बैंक्स में कंपनीज जो अकाउंट्स ओपन करवाती हैं तो उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगवाती हैं कि वो सिर्फ स्पेसिफिक एक ही पर्पस के लिए यूज़ हो, वो नॉर्मल डेली ऑपरेटिंग फंक्शंस के लिए वो नहीं यूज़ करती। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी बैंक में अकाउंट ओपन करवाती है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ फॉर एग्जांपल अमाउंट पेएबल को ही रीपेमेंट के लिए यूज़ करवा सकती है। और जब बैलेंस शीट में इसको नोट डाउन किया जाएगा ऐसे अकाउंट्स को, तो उन अकाउंट्स का नाम या उन अकाउंट्स का टाइटल इन्वेस्टमेंट्स एंड रिस्ट्रिक्टेड फंड्स के हेडिंग के साथ उनको नाम दिया जाएगा। फर्दर कि अगर हम उनके कोई लोन ग्रांट करती है कोई बैंक, तो वो वहाँ पर अपना एक बैलेंस की भी रिक्वायरमेंट कंपनीज पे रख देती हैं कि वो एक स्पेसिफिक अमाउंट से बिलो अपना बैलेंस नहीं लेकर जा सकती। और अगर इन केस ऐसा सच हो तो वो अपनी बैंक को मज़ीद बोरो करने से मना नहीं करती, लेकिन ये कि वो ये ज़रूर रिक्वायर करती है कि फौरी तौर पे इस लिमिट का बैलेंस फौरी रीफिल वापस बैंक अकाउंट में कर दिया जाए। सेकेंडली हमारे पास आ जाती है लाइंस ऑफ क्रेडिट। लाइंस ऑफ क्रेडिट में मींस के बैंक अपनी कंपनीज को एक स्पेसिफिक लिमिट का क्रेडिट लोन लेने के लिए परमिशन देती है। उस लिमिट से तक अब बैंक बहुत आराम से बैंक से लोन लिया जा सकता है, कोई भी कंपनी उस बैंक से ले सकती है। आपके पास पोर्शन ऑफ लाइंस ऑफ क्रेडिट यानी क्या जितना भी पोर्शन हमारे पास बैंक यूज़ किया जाएगा या कंपनी ने यूज़ कर लिया होगा उस बैंक से लोन लेकर, तो वो हमारे पास वो बैंक की तरफ से कस्टमर के पे लाइबिलिटी रहती है कि वो रीपे करना है। जो अनयूज्ड पोर्शन होता है या जो पोर्शन अभी नहीं लोन का लिया जाता कंपनी ने बैंक से, तो वो नाइदर लाइबिलिटी शो होती है कंपनी के लिए, ना ही उनका एसेट होती है, सिर्फ और सिर्फ वो उतना लोन बोरो कर सकते हैं वो इस बात को शो कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि यहाँ कंपनी ने में कोई वेट सेल कंपनी है एग्जाम्पलरी, जिसने मेंटेनिंग बैलेंस की रिक्वायरमेंट क्रेडिट पोर्शन का है कि उन्हें 35 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट यूज़ कर सकती हैं, लेकिन जो कि एक पॉसिबल ऑप्शन में इंक्रीज अगर ऑल द कंपनी बेहतरीन अपनी शो करे अपनी परफॉर्मेंस, तो 50 मिलियन तक उसको इंक्रीज कर सकती है। अभी तक कंपनी ने सिर्फ 7.4 मिलियन यूज़ किया है यहाँ पर कंपनी इस लोन लाइन ऑफ क्रेडिट में से लोन लेके, यानी यहाँ इस एग्जाम्पल में जो ये लाइन ऑफ क्रेडिट है आपके पास, आप कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ बैंक कंपनी की लाइबिलिटी 7.4 मिलियन कंपनी की लाइबिलिटी है और बाकी रिमेनिंग अमाउंट जितनी भी है वो सिर्फ एबिलिटी टू बोरो दी अमाउंट बैंक के लिए उस चीज़ को शो करता है, यानी उसकी सिर्फ लाइबिलिटी 7.4 रहेगी जो उसने अब बैंक को वापस रीपे करना है। कैश मैनेजमेंट में हम ये कहते हैं कि कंपनी वेल मैनेज कंपनी के लिए कैश मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी रहता है, जिसमें उसकी प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड अकाउंटिंग फॉर ट्रांजेक्शंस के बैलेंसेस का प्रॉपरली हो सके। जो भी कंपनी इसका एफिशिएंट मैनेजमेंट करती है वो उसकी सक्सेसफुल और सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस के लिए बेहतरीन साबित होता है। जितनी बेहतर मैनेजमेंट कैश की होगी उतना ही ये बेटर सक्सेसफुल कंपनी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहेंगी। इसमें बेसिक जो ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं कैश मैनेजमेंट के, वो हमारे पास एक्यूरेट अकाउंटिंग है, प्रिवेंशन है और फोरकास्टिंग है। एक्यूरेट अकाउंटिंग यानी प्रोवाइड एक बेहतरीन अकाउंटिंग करें, यानी रेगुलर अप टू डेट बैलेंसेस शो कर सके कि कहाँ पर कैश कितना मौजूद है, कितना डिसबर्समेंट हुई है, इस चीज़ को शो करें, प्रॉपरली मैनेज करें। प्रिवेंट करे कि कम से कम कंपनी को लोन लेना पड़े, मिनिमाइज और ना उसको साथ ही साथ इस बात की भी श्योरिटी रहे कि उसमें कोई लॉसेस ना हो, बैंक में कोई आइडियल कैश ना हो, वो एक प्रॉपरली में रेवेन्यू बेहतरीन जनरेट करें। आइडियल कैश अगर पड़ा होगा बैंक में तो इस बात को शो कर रहा होगा कि उसमें कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है और वो सिर्फ बैंक में ही आइडियल ना उसमें कोई प्रॉफिट अर्न हो रहा है। तो इट्स बेटर कि वो इस ऐसे लॉसेस को बचाने के लिए या थेफ्ट या फ्रॉड से बचाने के लिए इन अमाउंट को किसी न किसी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट में सबमिट करें ताकि आप यहाँ पर प्रॉपरली इसकी रेवेन्यूज जनरेट हो। और सेकेंडली फोरकास्टिंग में हम ये कह सकते हैं कि वो फोरकास्ट करें कंपनीज को या एंटिसिपेट करें कि फ्यूचर में कंपनी में कितनी उसको लोन की ज़रूरत होगी, कितने उसमें प्रॉफिट की तरफ जा रही है, कि लॉसेस तो नहीं आ रहे हैं। ये सारे के सारे कैश मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में शामिल हो जाते हैं। इंटरनल कंट्रोल ओवर कैश यानी आप कंपनी के इंटरनली प्रिवेंट किया जाता है किसी फ्रॉड और थेफ्ट के बेसिस पे। इसमें भी हमारे पास बेसिक कैश के मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव ही लागू होते हैं, यानी हमारे पास बेहतरीन अकाउंटिंग, एक्यूरेट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स की जाए, एंटिसिपेटिंग की जाए या फोरकास्टिंग की जाए और मेंटेनेंस प्रॉपरली किया जाए, जो कि ताकि अगर किसी किस्म से कोई कंपनी में फ्रॉड या थेफ्ट कहीं हो रहा है तो वो एग्जैक्टली मैनेजर्स उनको फाइंड आउट करें और उसका सोल्यूशन कर सकें ताकि फर्दर बिजनेस को कोई और सिवियर लॉस ना हो सके। बस मेजर स्टेप्स इन अचीविंग इंटरनल कंट्रोल में हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि अगर इसको बेहतरीन कंट्रोल करने के लिए कंपनी सेपरेट रख सके या दो कैश हैंडल करने वालों को और अकाउंटिंग रिकॉर्ड हैंडल करने वालों को, दोनों को डिफरेंट होने चाहिए। दोनों ही एक दूसरे के कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या फाइनेंशियल कैश रिकॉर्ड्स एक दूसरे के साथ वेरीफाई ना कर सकते हों।
प्रॉपरली फोरकास्ट किया जाए, प्लान किया जाए, प्लानर्स बनाए जाए कैश मैनेजमेंट के, कैश पेमेंट्स के लिए प्रॉपरली इनका बजट मेंटेन रहा जाए, जिसके अकॉर्डिंगली हर मंथ ईच एंड एवरी मंथ का शेड्यूल रहे और उसको कोई ना कोई प्रॉपरली जिस पे चेक एंड बैलेंस रहा जा सके। और जो भी हमारे पास कैश रिसीवेबल से रिसीव होता है इंस्टेंटली वो किसी न किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ताकि डेली डिपॉजिट बैंक में होंगे तो वो प्रॉपरली मेंटेन भी रहेंगे, आइडल कैश यहाँ पर मौजूद भी नहीं होगा जिसमें से किसी किस्म का कोई थेफ्ट या चोरी या किसी और किस्म का फ्रॉड उनमें किया जाए। जितनी भी पेमेंट्स की जाए प्रेफर करना चाहिए कि वो बाय चेक्स के साथ हों, कि कैश के फॉर्मेट में ना हो, कि उनमें कोई लिक्विड कैश या कैश इन हैंड से उनको कोई फ्रॉड के ही यूज़, गलत पर्पज़ में यूज़ हो सके या कोई फ्रॉड किया जा सके। और जितना मिनिमम बैलेंस कंपनी के लिए डेली रिक्वायर हो उतना ही सिर्फ पेटी कैश में रखा जाए। जितने भी एक्सपेंडिचर्स किए करवाने हों वो आपके मैनेजर्स के लिए रिक्वायर है कि उसे डबल चेक या डबल वेरीफाई किया जाए। और लेकिन सबसे बेहतर एक हम बात कह सकते हैं जो बेहतरीन रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने पास बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाए जाए। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हमारे पास, हम उसको कहते हैं जो भी स्टेटमेंट हमारे बैंक अकाउंट के अकॉर्डिंगली हमारे पास आ रही होती है, उससे हम अपने कैश, जो हमने अपना कैश रिकॉर्ड मेंटेन रखा होता है उसे हम वेरीफाई कर रहे होते हैं, ताकि उसमें और इसमें कोई डिफरेंस ना आ जाए। दोनों का बैलेंस एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। इसके लिए भी यही है कि जो भी पर्सन बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट मेंटेन कर रहे हैं या बना रहे हैं उनके पास फिजिकल कैश के फॉर्म में चेकिंग के लिए एक्सेस नहीं होना चाहिए, ताकि वो उनमें कोई डिफरेंस ना क्रिएट कर सकें। कैश ओवर एंड शॉर्ट, जितनी भी जब कैश मैनेजमेंट की जाती है डेली कैश की हैंडलिंग ट्रांजेक्शन्स में फ्यू माइनर अनअवॉइडेबल एरर्स होते हैं। उन्हें जब अगर ऐसे किसी केसेस में जो कैश शॉर्टेज या ओवरेज हो जाए उनको एंड ऑफ द डे पे कंपेयर किया जाता है और कैश रजिस्टर्स में रिकॉर्ड कर लिया जाता है इन माइनर एरर्स को। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि टोटल कैश सेल्स जो एक दिन में हुई थी वो 4500 की हुई थी, जबकि कैश रिसीप्ट्स जो हमारे पास आई हैं मौजूद हैं, लिक्विड कैश जो हमारे पास मौजूद है वो 4485 रुपीज़ में है। यानी यहाँ पर हमारे पास कैश 15 की कैश शॉर्टेज है। इस ऐसे केस में जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो हम कैश ओवर एंड शॉर्ट के साथ उसको शॉर्टेज के केस में डेबिट साइड पे कर लिख दिया जाता है और कैश को क्रेडिट साइड पे लिख दिया जाता है जर्नल में एंट्री के लिए। जब कभी भी हमारे पास ऐसा होगा यानी कैश की शॉर्टेज होगी तो हम उसे डेबिट साइड पे नोट करेंगे और कैश की ओवरेज को हम इसे इसी तरह की ऑपोजिट एंट्री करेंगे, वो क्रेडिट साइड पे कैश ओवरेज के हेडिंग के साथ हम इसे क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। यहाँ पर अगर हमारे पास डेबिट बैलेंस होगा यानी कैश की शॉर्टेज होगी तो हम इसे इनकम स्टेटमेंट में मिसलेनियस एक्सपेंस के साथ रिकॉर्ड करेंगे, और अगर कैश की ओवरेज हो जाएगी या ओवर हमारे पास कैश होगा उस केस में हम इसे मिसलेनियस रेवेन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पलरी देख लेते हैं कि कैश ओवरेज का, हम ओवरेज में अगर हमारे पास आ जाते हैं उसकी एग्जांपल 4500 की हमारे पास सेल्स हुई थी और हमारे रिकॉर्ड्स में जब हमारे पास देखा लिक्विड कैश तो वो 5000 हमारे पास है। इस केस में हमारे पास हम देखेंगे कि कैश हम डेबिट साइड पे कर लेंगे, उसी की पैरेलल एंट्री कैश ओवर एंड शॉर्ट के साथ हम उसे क्रेडिट साइड पे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ये एक एग्जाम्पलरी बैंक स्टेटमेंट की तस्वीर है, जिसमें हमारे पास बैंक तमाम अपनी उस स्पेसिफिक मंथ में की जाने वाली डेबिट्स और क्रेडिट्स को रिकॉर्ड करते हैं, और ये यूजुअली बैंक अपने कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट है, समटाइम डिमांड बाय द कस्टमर में या कोई चार्जेस में नॉमिनल चार्जेस लेकर ये बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। इससे आप ये बात मेंटेन कर सकते हैं कि आपके पास जो इस मंथ में की गई जाने वाली ट्रांजेक्शन्स आपके रिकॉर्ड के मुताबिक और बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक सेम है या नहीं है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, अब जो ये प्रोसेस जिसमें हमने अभी बात की कि बैंक अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के साथ हम अपने रिकॉर्ड्स वेरीफाई करते हैं, उस चीज़ को बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहा जाता है। इस बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में हमारे पास जो डॉक्यूमेंट मैचेस करते हैं या आपके पास वो ट्रांजेक्शन्स को मैच कर रहे होते हैं कि ये वेरीफाई आ रही उस सेम टाइम पीरियड में एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, उन डेट्स के अकॉर्डिंगली आप वेरीफाई करते हैं कि सेम अमाउंट है या नहीं। ये आपके बेसिकली मेजर हेल्प करता है फ्रॉड्स और किसी किस्म की कैश मैनिपुलेशंस को रोकने के लिए सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार होता है। स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, अगर इन बेसिक स्टेप्स हैं जिनसे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते टाइम पे रिकॉर्ड याद रखने चाहिए, और जब इनके हम हिसाब से अपनी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो एक एक्यूरेट स्टेटमेंट बनती है। इसमें सबसे पहले हम अपना डिपॉजिटर्स बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली डिपॉजिटर्स का बैलेंस और बैंक का अकाउंट में जो मौजूदा बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली उसको कंपेयर किया जाता है। कोई भी एनी डिपॉजिट्स जो कि बैंक से अब तक रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं उनको हम ऐड कर देते हैं अपने बैंक के बैलेंस में से।
सेकेंडली पे हम जितने कंपेयर करते हैं कि बैंक ने जो भी चेक्स अभी अपने अपडेट नहीं किए हैं, जो बैंक ने पे नहीं किए हैं, उन चेक्स को आउटस्टैंडिंग चेक्स कह देंगे, उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में से। सेकेंडली हम जितने भी क्रेडिट मेमोरेंडम इशूड बाय बैंक हैं जो अब तक डिपॉजिटर्स ने रिकॉर्ड नहीं किए हैं, उनको हम डिपॉजिटर्स के बैलेंस में ऐड कर लेते हैं। इसी तरह से हम डिडक्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं डिपॉजिटर्स के यानी डेबिट मेमोरेंडम जो बैंक ने इशू किए हैं और अभी डिपॉजिटर्स ने रिकॉर्ड नहीं किए हैं, उनको डिडक्ट करते हैं। फिफ्थ पे हम एक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट टू करेक्ट एनी एरर्स आइदर बैंक और स्टेटमेंट में और डिपॉजिटर्स अकाउंट के मुताबिक किए जाते हैं, तो उनको एक एडजस्टमेंट की जाती है, यानी अगर कोई भी एरर्स किए हों स्टेटमेंट में, बैंक स्टेटमेंट में या डिपॉजिटर्स के अकाउंट में, उन्हें हम आइडेंटिफाई करके उनको अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट की जाती है। सिक्स्थ पे जो हमारे पास बैलेंस एडजस्टमेंट डिटरमाइन दैट एडजस्टेड बैलेंस ऑफ द बैंक स्टेटमेंट इज इक्वल टू द एडजस्टेड बैलेंस ऑफ डिपॉजिटर्स अकाउंट, यानी ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि हमारे पास बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस इक्वल है डिपॉजिटर्स के बैलेंस के अकॉर्डिंग के लिए या नहीं, इसे आइडेंटिफाई करते हैं, और अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं होता है तो उसके लिए कोई अप्रोप्रिएट एंट्रीज आइडेंटिफाई करते हैं और उनके अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। और लास्टली हम इसके जर्नल की एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं जो बैंक रिकंसिलाइन लिस्टेड में हो, इनकी एक जर्नल एंट्रीज के तहत इन्हें जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। हमारे पास यहाँ पर बैंक बैलेंस के अकॉर्डिंगली यानी बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हम बैलेंस 31 जुलाई को 5000.17 अमाउंट है, जबकि पार्क्स व्यू लार्जेस्ट शोज का बैलेंस यानी कस्टमर्स का बैलेंस के अकॉर्डिंगली उसका बैलेंस है 4262.83 अमाउंट है। जब एम्प्लॉय अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहा है तो उसने फॉलोइंग कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं जो कि एज फॉलोज हैं। इसमें डिपॉजिट है जो बैंक आफ्टर बैंकिंग आवर्स के बाद किया गया था 410.90 के अमाउंट का। कुछ चेक इशूड हुए हैं जो कि अभी तक क्लियर नहीं किए गए हैं। हमारे पास ये सारे चेक्स हैं जो अब तक स्टिल क्लियर नहीं हुए हैं। देन हमारे पास आ जाता है दो क्रेडिट मेमोरेंडम्स हैं जो बैंक स्टेटमेंट में इंक्लूडेड हैं, और इसके अलावा डेबिट मेमोरेंडम्स हैं जो इसी तरह से बैंक के स्टेटमेंट में इंक्लूडेड हैं और कस्टमर्स के पास नहीं है। साथ ही ये एक और आइडेंटिफाई किया गया था कि चेक नंबर 893 जो इशू किया गया था टेलीफोन कंपनी के अमाउंट में वो 85 था जो कि मिस्टेकनली 58 रिकॉर्ड किया गया है। इन तमाम के एडजस्टमेंट्स करनी है, यानी हमारा इस वक्त कस्टमर्स का बैंक अकाउंट के अकॉर्डिंगली कैश अकाउंट में ओवर स्टेटेड है 27। ये एरर हमारे पास इसके 85 माइनस 58 का 27 आया है। तो 31 जुलाई के अकॉर्डिंगली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में बनाने के लिए अब हम अपने प्रीवियसली मेंशन स्टेप्स के अकॉर्डिंगली बनाएंगे, तो हम उसे एक दफ़ा देख लेते हैं। ये बुक की एग्जांपल हम फर्दर आगे कंटिन्यू करें। हमने सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए कंपनी का नेम लिख लिया, जो हम स्टेटमेंट बना रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमने उसको नोट डाउन कर लिया, और हम जिस डेट के लिए बना रहे हैं हमने उस डेट के लिए डेट मेंशन कर दिया। हमारे पास ये 5000.17 हमारे पास बैंक का बैलेंस है जिससे हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे वो तमाम ट्रांजेक्शन्स जो बैंक में के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं की गई हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को हमने ऐड कर दिया है। सेकेंडली अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो तमाम चीज़ें आउटस्टैंडिंग चेक्स जो बैंक में अभी आउटस्टैंडिंग है या बैंक्स में अभी उनकी ट्रांजेक्शन्स नहीं की गई हैं हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक। हमने उनको सब्ट्रैक्ट कर लिया तो फाइनली हमारे पास जो बैलेंस आ गया है वो 4693.32 है। अब हम स्टार्ट करेंगे कस्टमर्स के बैलेंस के अकॉर्डिंगली। जो कस्टमर का बैलेंस हमारे पास है 4262.83 अमाउंट है। इसमें हमने ऐड कर लिया है नोट रिसीवेबल्स जो हमने कलेक्ट किए थे बाय बैंक के मुताबिक, हमने उनको ऐड किया, प्लस उसमें इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग जुलाई के लिए हमने दोनों चीज़ों को ऐड कर दिया। देन हमारे पास हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कलेक्शन फीस को, NSF चेक्स को और देन हमने इसमें सर्विस चार्जेस को, इन सब को हमने कंबाइंड अमाउंट को डिडक्ट कर दिया है। और लास्टली जो हमारे ट्रांजेक्शन का एरर था जिसे हमने देखा था जो 27 बन रहा था बैंक ओवर की वजह से, उसको भी हमने इसमें से उसमें हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है। एडजस्टमेंट के बाद हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो फाइनली हमारे पास जो बैलेंस आया है 4693 एग्जैक्टली वही बैलेंस है जो हमारे पास बैंक बैलेंस के अकॉर्डिंगली मौजूद था। तो यहाँ से हमारे पास ये बैंक स्टेटमेंट पूरी रिकंसिलाइन स्टेटमेंट बन जाती है। हमारे पास मेजर एम यही रहता है कि हम अपने रिकॉर्ड का बैलेंस और बैंक का बैलेंस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम करें ताकि कोई एरर ना रहे। अपडेटिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, हमारा लास्ट स्टेप जो हमारे पास होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, उसमें हम अपडेट करते हैं डिपॉजिटर्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को और अर्निंग एंड रिकॉर्डेड कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए जो हमारे पास रिकॉर्ड में आती हैं,
और सेकेंडली हम एवरी एडजस्टमेंट्स जो बैलेंस एज पर डिपॉजिटर्स अकाउंट कैश रिसीप्ट्स के साथ आती हैं, यानी कैश की ट्रांजेक्शन्स की गई, जो कुछ कैश की ट्रांजेक्शन्स हमने की थी या जो कैश ट्रांजेक्शन्स हमें रिसीव हुई थी, उन दोनों को हम अपने पास रिकॉर्ड करेंगे और उनकी जर्नल की एंट्रीज हम अपने पास मेंटेन करेंगे। यहाँ से हम देख सकते हैं इसमें हमारे पास कैश जितना भी हमारे पास रिसीव हुआ था 524.74 का, उसे हमने डेबिट साइड पे नोट कर लिया है और नोट रिसीवेबल्स और इंटरेस्ट रेवेन्यू के साथ हमने उनको क्रेडिट साइड पे नोट डाउन कर लिया। लास्टली हमारे पास जो बैंक हमने जितनी भी हमें कैश की पेमेंट्स दी थी, जिसमें बैंक सर्विस चार्जेस, अकाउंट रिसीवेबल्स और टेलीफोन एक्सपेंस को हमने डेबिट साइड पे नोट डाउन कर लिया है और कैश को हमने क्रेडिट साइड पे नोट डाउन कर लिया है। यहाँ पे हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम फर्दर आगे अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में हम रिमेनिंग चैप्टर 7 का पोर्शन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।